Hello dear students, I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter Social in Europe and the Russian Revolution. Yesterday we have completed at one topic, the age of social change, and liberals, radicals and conservatives. Today we will continue the same topic. So let's start it. Hello dear all. Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Students, I welcome you all in today's video, and so started today from here. In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अबाउट द कंजर्वेटिव्स, नाउ द रेडिकल्स. ठीक, तो इसी के समानता में जो रेडिकल्स थे, दे वांटेड अ नेशन, वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसकी जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ पॉपुलेशन, जो कंट्री की पॉपुलेशन पर बेस्ड हो. ठीक है, और मतलब जो मेजॉरिटी, सपोज अगर किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसमें से मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के या गवर्नमेंट के पार्टी के फेवर में हो. ठीक है, सो मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट आपने पढ़ा था, वर्ड मीनिंग में पढ़ा है, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन टू राइट टू वोट. ठीक है, इनमें से काफ़ी लोग मैनी सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया था कि वुमेन ने जो मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसमें उन्होंने ये डिमांड की थी कि उन्हें भी राइट टू वोट दिया जाए. सो वो कई लोग उनके फेवर में थे. अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेज, बट वो जो लिबरल्स की तरह वो अपोज थे. जैसे लिबरल्स चाहते थे कि वो पूरी तरह से जो प्रिविलेज हैं वो मिलते रहें, तो ऐसे ही उनकी तरह वो दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े लैंड ओनर्स हैं और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उन्हें प्रिविलेज मिले या उन्हें कोई विशेषाधिकार मिले. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं थे कि किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द लैंड्स ऑफ अ फ्यू. मगर वो ये नहीं चाहते थे कि जो पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी है वो किसी कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाए, या फिर जैसे नेशन की बात करें हम, तो वो चाहते थे कि वो उनका जो राष्ट्र है या उनका जो नेशन है, कंट्री है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाए, ये वो नहीं चाहते थे. कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल एंड लिबरल्स. अब हमने यहाँ पहले क्या पढ़ा था, लिबरल्स के बारे में पढ़ा था. ऐसे यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव क्या थे, दे वर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स. ठीक है, वो टोटली अपोज्ड थे रेडिकल्स के और लिबरल्स के. ठीक है, लिबरल कौन थे, जो स्वतंत्रता तो चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि जो भी चेंजेस आए वो धीरे धीरे हों, और कुछ चेंजेस को वो चाहते ही नहीं थे कि कभी कोई चेंज आए. जैसे लिबरल्स चाहते थे कि जो प्रिविलेज है वो उन्हें मिलते रहें, और बाकी चेंजेस जैसे उनको फ्रीडम मिल जाए, राइट टू वोट मिल जाए. बट रेडिकल्स थे जो चाहते थे कि सबको फ्रीडम भी मिले, वुमेन को भी सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो प्रिविलेज सिस्टम ख़त्म हो जाए, है ना, और जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर एक ही पर्सन के हाथ में ना रहे. अब बारी आती है कंजर्वेटिव्स की. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद, इवन कि कंजर्वेटिव्स जो थे, कंजर्वेटिव ग्रुप के जो लोग थे, उनके भी जो माइंड थे, मतलब उन्होंने भी अपने माइंड्स को मीन्स और ज़्यादा डेवलप कर लिया था, या वो खुले विचारों के हो गए थे. तो नीड फॉर, उनको भी आवश्यकता थी चेंज की. अर्लियर, पहले इन द 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स हैड बीन ग्रेजुअली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स चेंज के बिल्कुल अगेंस्ट थे. And by the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. ठीक है,
बाय द 19th सेंचुरी में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें वाकई में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ वो ये भी बिलीव करते थे कि जो पास से चली हुई चीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और जो भी चेंज हो रहा है उसे बहुत ही स्लो प्रोसेस में चेंज होना चाहिए, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनका प्रोसेस काफ़ी स्लो रहना चाहिए, मतलब एकदम से सारे चेंजेस नहीं हो जाने चाहिए उनके अकॉर्डिंग। Such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। इस तरह के जो डिफरेंट आइडिया यानी कि जो डिफरेंट आइडियाज़ थे ग्रुप्स के एंड सोसाइटल चेंज के क्लैश हो, आपस में ही क्लैश होने लगे, ठीक है, यानी कि आपस में वो भिड़ने लगे, मतलब एक जने का कहना था कि तीनों ही के विचार अलग अलग होते थे, मिलते नहीं थे। एंड ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, जो भी पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल होते थे, दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो पूरी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही फॉलो किया करते थे। द वेरियस अटैम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन, एंड जो भी अटैम्प्ट्स किए गए थे, कोशिशें की गई थी रेवोल्यूशन के दौरान, एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि राष्ट्रीय चेंजेस में उसको बदलने में, इन द 19th सेंचुरी में हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। इन्हीं 19th सेंचुरी में ये काफ़ी हेल्पफुल रहा बोथ डिफ़ाइन करने के लिए दोनों ही चीज़ों को, कि क्या लिमिट्स हैं, क्या सीमाएं हैं और कितनी क्षमता है, ठीक है, पॉलिटिकल परंपराओं की बदलने की, यानी कि जहाँ मतलब जो भी चेंजेस हम नेशन में लाएंगे आखिर वो किस सीमा तक बदले जा सकते हैं और कितनी कैपेसिटी है उस कंट्री की या पॉलिटिकल ग्रुप्स की उन्हें या परंपराओं की उन्हें चेंज करने की, ठीक है, उन नए रूल्स को। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। कैसी थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और क्या सोशल चेंजेस किए गए थे। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, जो नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स बने थे, वो एक तरह से एक पहचान थे नए टाइम की। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये टाइम था जब सब जगह सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक चेंजेस पाए गए। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू cities came up and new industrialized regions developed। ये वो समय था जब नई सिटीज़ मतलब पहचान में आई, नई सिटीज़ डेवलप हुई, एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हुए। रेलवेज़ एक्सपेंड किए गए, एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर। और इस तरह से इंडस्ट्रियल यानी कि एक औद्योगिक क्रांति आ गई थी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज़। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी कि जो औद्योगिकरण हुआ, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ सेटअप की गई, इंडस्ट्री सेटअप की गई, उनमें मैन, वेमेन और चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज़ तक पहुँचे, मतलब लाए गए, मतलब अपने घरों से निकले। एंड वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। बल्कि जो उनके आवर्स थे, वर्किंग आवर्स थे, वो काफ़ी लंबे हुआ करते थे और सैलरी कम होती थी। वेजेस में सैलरी, ठीक। पुअर। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। उस टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, वो बहुत कॉमन थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। क्योंकि स्टार्टिंग में अभी जो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत कम थी। जब तक इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम थी तब तक एम्प्लॉयमेंट भी कम था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। हाउसिंग एंड सैनिटेशन, ठीक है, लोगों को मतलब जो घर और सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता वर प्रॉब्लम्स, उस टाइम पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि जो टाउन्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, मतलब जो विलेज के लोग थे वो टाउन की तरफ रन कर रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज़। अब लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे उन्होंने इन इश्यूज़ को मतलब इन इश्यूज़ को या इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सर्च करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़, जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की या इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इनमें से जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, उनमें से कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के खुद ओनर थे या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वो एम्प्लॉयर थे।
So, having made their wealth through trade and industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged. तो having made their wealth, जो धन वो कमा रहे थे थ्रू द ट्रेड, व्यापार के थ्रू और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू, उन्होंने ये महसूस किया कि और कोशिशें करके इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है. दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड. और उन्हें ये लगा कि इन चीज़ों को तभी अचीव किया जा सकता है कि जब जो वर्क फोर्स है इन द इकोनॉमी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, काम पर दबाव डाला जाए और इकोनॉमी को बढ़ाया जाए. और इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब हेल्दी सिटीज़न होंगे और एजुकेटेड सिटीज़न होंगे. ठीक है. सो अपोज्ड टू द प्रिविलेज्ड द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय द बर्थ दे फॉर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. ठीक है. तो अपोज इन सब के प्रिविलेज के अगेंस्ट, यानी कि प्रिविलेज के उल्टे, विशेषाधिकारियों के उल्टे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को ना मानकर, जो कि उन्हें बर्थ से जो विशेषाधिकार मिलते थे उन चीज़ों के अगेंस्ट हटकर दे फॉर्मली उन्होंने पूरी तरह से बिलीव करना शुरू कर दिया कि दे शुड वैल्यू द इंडिविजुअल एफर्ट. किसी एक पर्सन की, अकेले पर्सन की जो कोशिशें हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर, मतलब उनको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए. एंड लेबर एंड एंटरप्राइज, उनकी कंपनीज़ के लिए या उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए लेबर और एंटरप्राइज ज़्यादा वैल्यू रखते हैं. दे अंडरस्टूड इट. एंड इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज एंश्योर्ड, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that the societies would develop. उनको लगता था अगर उनको इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिलेगी तो वो अपने आप ही लेबर करेंगे और दोज कैपिटल, जो भी वो पूंजी बनेगी, ठीक है, ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, एंड दे बिलीव्ड द सोसाइटीज़ वुड डेवलप. इस तरह से जो भी इंडिविजुअल के द्वारा जो किया जाने वाला वर्क है या जो लेबर वर्क उनकी कंपनीज़ में होगा या इंडस्ट्रीज़ में होगा, वो एक तरह से कहीं ना कहीं ये बिलीव किया जाता था कि सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होगा. मैनी वर्किंग मैन एंड वेमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. ऐसे मैन और वेमेन जो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, तो ऐसे लोगों ने रेडिकल और लिबरल दोनों ही पार्टीज़ को 19th सेंचुरी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया था.